हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हम बात कर रहे थे क्लास 12 वेब एप्लीकेशंस के अंदर यूनिट 4 जावा स्क्रिप्ट के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिलेबस के अंदर में जावा स्क्रिप्ट रिव्यू यानी कि क्लास 11th का भी आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैंने क्लास 11th का डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था। पिछले वीडियो में हमने आपसे काफ़ी कुछ डिस्कस किया था और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार ये बता दूं कि क्यों आपको आपको क्यों जावा स्क्रिप्ट पे पढ़ना चाहिए और इसका क्या वेटेज रहता है एग्जामिनेशन में। ये मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि वेब स्क्रिप्टिंग यानी कि जावा स्क्रिप्ट से आपके आने वाले एग्जाम में टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहाँ पे 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं और आपको यहाँ सिर्फ 3 का ही आंसर करना होता है। 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन आते हैं 3 में से, इसमें एनी 2 आपको आंसर करना होता है। एनी 2 में से आपका ये काम हो जाएगा। उसके बाद हम अगर बात करें तो 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सिर्फ 3 ही आंसर करने होते हैं, तो ये काम आपका यहीं से हो जाएगा। और यहाँ के लिए आपको एमसीक्यूज़ 26 आंसर करने होते हैं जिसमें 9 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो काफ़ी कुछ आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट सिलेबस का 50% क्वेश्चंस आपको जावास्क्रिप्ट से पूछा जाता है। तो नाउ इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ गया। चलिए अब सीधा टॉपिक पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपसे जावा इंट्रोडक्शंस के बारे में बात किया था, जावा डेटा टाइप्स के बारे में बात किया था और लास्ट ऑपरेटर्स के बारे में हमने बात किया था। आज आइए हम बात करेंगे इनबिल्ट फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट के बारे में कि जावास्क्रिप्ट के अंदर में इनबिल्ट फंक्शंस कौन-कौन से हैं। और ध्यान रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से देखना है आपको। इस टॉपिक को ध्यान से कीजिएगा, ठीक है? तो जैसा कि सबसे पहला फंक्शंस है हमारे पास और उस फंक्शंस का नाम है पार्सइंट। क्या है फंक्शन का नाम? पार्सइंट। पार्सइंट फंक्शंस का क्या काम होता है? पार्स का मतलब होता है पार्सिंग और इंट का मतलब होता है इंटीजर। जब किसी चीज़ को कन्वर्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, तो हमें यहाँ पे पार्स फंक्शंस को यूज़ करते हैं, पार्स मेथड कहते हैं। दिस फंक्शन कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग इनटू एन इंटीजर। मतलब एक स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि एक होल नंबर में कन्वर्ट कर देगा बेस्ड ऑन द स्पेसिफाइड रेडिक्स। मतलब जो भी बेस वैल्यू आप उसको बताओगे अकॉर्डिंगली वो उसमें कन्वर्ट कर देगा। रेडिक्स जो होता है वो ऑप्शनल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। रेडिक्स क्या होगा? ऑप्शनल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका रेडिक्स होता है वो 10 होता है, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम में ये इसको बाय डिफ़ॉल्ट कन्वर्ट कर सकता है। इफ़ द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू ए नंबर, मान लो आपने जो वैल्यू दिया अगर वो नंबर में कन्वर्टेबल नहीं होगा, फर्स्ट कैरेक्टर, वो किसकी बात कर रहा है? फर्स्ट कैरेक्टर की बात कर रहा है कि अगर वो कन्वर्टेबल नहीं होगा तो ये आपको कौन सा वैल्यू रिटर्न कर देगा? ये आपको नैन वैल्यू रिटर्न कर देगा और नैन स्टैंड्स फॉर नॉट ए नंबर रिटर्न करेगा, ठीक है? जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे पार्स इन 20 में इसने आउटपुट क्या दिया? 20। पार्स इन 34.12 में इसने आउटपुट क्या दिया? 34। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पार्स इन 20 पेंस। अब ये क्योंकि 20 इंटीजर में कन्वर्टेबल है, तो इसने 20 कन्वर्ट करके आपको 20 दे दिया, पेंस को इग्नोर कर दिया। लेकिन जब पेंस 20 लिखा गया यानी कि पी कन्वर्टेबल नहीं है, इसने फर्स्ट कैरेक्टर की बात की थी कि फर्स्ट कैरेक्टर अगर कन्वर्टेबल नहीं होगा स्ट्रिंग का, तो वो उस केस में ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? नैन वैल्यू आपको रिटर्न करके दे देगा, ठीक है? नेक्स्ट फंक्शंस दिया हुआ यहाँ पे पास फ्लोट। पास इंट के तरह ही पास फ्लोट भी स्ट्रिंग को न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करता है। लेकिन इंट, जब पार्स इंट करते थे तो वो होल नंबर की बात करता है और ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की बात करता है यहाँ पे। If the string does not contain a numeral value or if the first character of string is not convertible, then it is also going to return nan value. जैसे यहाँ पे पार्सिन 65 करेंगे तो इसने क्या रिटर्न किया? 65। पार्सिन 65.33 करेंगे तो इसने क्या रिटर्न किया? 65.33 रिटर्न करेगा आपको। पार्सिन 14 इंच तो इसने क्या रिटर्न कर दिया? न्यूमेरिकल वैल्यू 14 दे दिया। पार्स इंट इंच 14 तो यहाँ पे इंच कन्वर्टेबल नहीं है, आई कन्वर्टेबल नहीं है, तो इसने क्या रिटर्न किया? नैन रिटर्न किया। नेक्स्ट आता है हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। दिस मेथड रिटर्न्स अ नंबर ऑफ ए गिवन वेरिएबल। वैल्यू ऑफ दिस मेथड रिटर्न्स अ नंबर ऑफ ए गिवन वेरिएबल। मीन्स जैसे आपने लिखा x इक्वल टू 123, तो x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू क्या है? तो इट इज गोइंग टू रिटर्न द वैल्यू ऑफ x। सो x डॉट वैल्यू ऑफ इट विल गिव यू 123। मान लीजिए वैर नम इक्वल टू नैन लिखा हुआ है और आपने पूछा नम डॉट वैल्यू ऑफ, यानी कि नम नाम का वेरिएबल है और इसका वैल्यू क्या है, तो इसने क्या रिटर्न किया? NaN, नैन रिटर्न करेगा। इसके अलावा आपके पास एक फंक्शन है जिसका फंक्शन का नाम है इज नैन। इज नैन एक इज, देखो एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब कभी भी किसी फंक्शन के नाम के पहले इज लग जाता है इसका मतलब वो आपको बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो दिस मेथड चेक्स वेदर द पासिंग आर्गुमेंट इज अ नंबर और नॉट। तो इज अ नंबर मतलब अगर वो वैल्यू नंबर है तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स।
जैसे इज नैन बॉटल्स। अब नंबर पासिंग आर्गुमेंट इज नंबर और नॉट, इट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स वैल्यू एज ए रिजल्ट। जैसे इसने लिखा इज नैन बॉटल्स इज नॉट ए नंबर, तो इसने क्या रिटर्न किया? ट्रू। मतलब पासिंग आर्गुमेंट्स अगर नंबर नहीं होगा, दिस मैटर चेक वेदर द पासिंग आर्गुमेंट इज अ नंबर और नॉट, इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन द पासिंग आर्गुमेंट नॉट ए नंबर एंड रिटर्न फॉल्स व्हेन पासिंग आर्गुमेंट इज अ नंबर। तो इज नैन बॉटल्स नंबर नहीं है तो इसने ट्रू रिटर्न किया, लेकिन इज नैन 22 एक नंबर है तो इसने फॉल्स रिटर्न किया। इज नैन 13 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये डेट फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो क्या रिटर्न कर रहा है? ट्रू। इज नैन माइनस 67, इसने क्या रिटर्न किया? फॉल्स, क्योंकि एक नंबर है इसलिए ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कंट्रोल ऑफ फ्लो यूजिंग द कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज करके अब हमें कंट्रोल ऑफ फ्लो समझना है। एक्चुअली फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब होता क्या है? देखिए, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं जनरली, 4 तरह का भी कह सकते हो। एक हमारा होता है सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है? सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट में आपने नोटिस किया होगा कि प्रोग्राम हमेशा टॉप टू बॉटम अप्रोच में काम करता है, ऊपर से नीचे की ओर रन कर रहा होता है प्रोग्राम, ठीक है? दूसरा होता है हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट, जिसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि एक स्टेटमेंट रन करता है, दूसरा स्टेटमेंट रन करता है, और अब ये दूसरा स्टेटमेंट तीसरा स्टेटमेंट हमारा तभी रन करेगा जब दूसरा स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू हो। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट को रन करा देगा, यानी कि इसको रन करा देगा। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। एक तीसरा कंट्रोल होता है जिसको हम कहते हैं लूपिंग। क्या कहते हैं हम? लूप या लूपिंग कहते हैं। लूप में क्या होता है कि एक स्टेटमेंट ऊपर से आया, मान लो यहाँ पे आपने कंडीशन लगाया, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो इसके अंदर के ये सारे स्टेटमेंट रिपीट रन करेंगे, रन करने के बाद वापस फिर से आके कंडीशन चेक करेगा। तो एक साइकिल का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे इसके बीच में, ये बार बार इसी स्टेटमेंट को रन कराया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। तो समटाइम हमें ज़रूरत पड़ती है इस तरह के प्रोग्रामिंग करने के लिए। जब आप प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम में कई तरह के डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं, तो यू हैव टू चेक द कंडीशंस, और इसके बेस पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स रन कराने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट अगर हम बात करें जावा में, तो जावा के अंदर में कितने तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट हैं? तो पहला है कंडीशनल स्टेटमेंट, यूज फॉर द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इवेलुएट द स्टेटमेंट एंड कंट्रोल द प्रोग्राम फ्लो डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन प्रोवाइडेड। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप इस जगह पे नोटिस करोगे तो एक फ्लो डायग्राम दिया हुआ है, फ्लो चार्ट दिया हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट, स्टार्ट के बाद आपने एज इनपुट किया। अब चेक किया जा रहा है कि क्या एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। अगर है, अगर यस है तो एलिजिबल फॉर वोट है और स्टॉप हो जाएगा। अगर नहीं है, नो है, तो नॉट एलिजिबल फॉर वोट है, स्टॉप हो जाएगा। सेकेंड आपको बताया गया इटरेटिव स्टेटमेंट। अभी जिसको मैं लूपिंग बता रहा था उसी को इटरेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं। दिस इज अ स्टेटमेंट दैट इटरेट्स रिपीटेडली, मतलब एक ही चीज को बार बार एग्जीक्यूट कराएगा अंटिल अ कंडीशन इज मेट। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक रिपीट होता रहेगा। द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर कंडीशन, वो कंडीशन डिपेंड करता है। जैसे देखिए यहाँ से स्टार्ट इनिशियलाइजेशन, नाउ चेकिंग द कंडीशन। इफ कंडीशन ट्रू then perform the task and again come and check the condition. If condition is true, perform the task, again come and check the condition. If condition is false, then stop the execution, stop the iteration. तो ये हमारा क्या हो गया? इटरेशन स्टेटमेंट हो गया। तो दो तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट देखने को मिला, एक कंडीशनल जिसको कि डिसीजन मेकिंग कहते हैं, और एक इटरेशन स्टेटमेंट। अब चलिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। इन अ जावा स्क्रिप्ट यू विल गेट द सेवरल कंडीशनल स्टेटमेंट। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द इफ एल्स स्टेटमेंट। क्या है ये? इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? इट्स गोइंग टू चेक द सम कंडीशन एंड गोइंग टू परफॉर्म द सम टास्क। इट विल परफॉर्म द सम एक्शंस on the basis of the specific condition. If condition is satisfied, then particular code of action will be executed. If condition is not satisfied, then it will execute the another code of action. मतलब अगर satisfied है तो दो code of actions हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अगर condition मैट कर रहा है, true हो रहा है, तब तो ये वाला काम करो। अगर condition false हो रहा है तब तो ये वाला काम करो। तो that is the use of the if else statement. Okay. लाइक दिस यू कैन सी इन द फ्लो डायग्राम कि यहाँ पे कंडीशन को चेक किया गया। कंडीशन अगर फॉल्स हो जा रहा है तो सीधा स्टॉप हो जा रहा है, कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है तो इस काम को कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है? हमारा एक इफ का एग्जाम्पल हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एक एग्जाम्पल और भी दिया हुआ है कि इफ द आवर इज लेस देन 18 देन क्रिएट अ गुड डे ग्रीटिंग्स, अदरवाइज क्रिएट अ गुड इवनिंग। जैसे आवर जो है वो लेस देन 18 है तो ग्रीटिंग का मैसेज क्या हो गया? गुड डे। अदरवाइज ग्रीटिंग को मैसेज क्या मिलेगा? गुड इवनिंग। तो द एल्स इफ, इसके बाद हमारे पास एक दूसरा स्टेटमेंट आता है। दूसरा आता है इफ और एल्स में। आपने क्या देखा कि हमने इफ में एक कंडीशन लगाया। अब ये कंडीशन की दो प्रोबेबिलिटी है, आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू होगा तो ये वाला काम होगा
और अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो सीधा एल्स पे आएगा और एल्स के नीचे जो स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर लिखा गया है वो स्टेटमेंट आपका यहाँ पे एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो नॉर्मली इसका यही तरीका होता है। इसको मैं प्रोग्राम के थ्रू भी दिखा सकता हूँ आपको यहाँ पे। चलिए एक एग्जांपल बनाता हूँ, एक नया कोड लेता हूँ यहाँ पे और लिख देता हूँ एग्जाम्पल डॉट कंडीशनल स्टेटमेंट है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशनल वन डॉट एच टी एम एल। ठीक है, कंडीशनल वन डॉट एच टी एम एल मैंने यहाँ पे सिंपल कोड डाला। ये आपको मैंने कल बता दिया था कि इसमें कैसे काम होता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट के अंदर में मैंने एक वैर लिया, वैर नम, नम इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट करता हूँ और क्या लिखता हूँ, एंटर अ नंबर, एंटर ए नंबर। क्या किया, एंटर ए नंबर। अब जो ये नंबर है वो हमें इंटीजर स्ट्रिंग में मिलेगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कुछ चीज़। अब मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ नम ग्रेटर देन इक्वल टू 18, मान लो इंटर आवर कर देता हूँ, नम के जगह पे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आवर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा एंटर आवर, एंटर आवर। ठीक है, इफ़ नम लेस देन इक्वल टू, मतलब आवर कर दें, वेरिएबल का नाम हमारा चेंज हो गया, आवर लेस देन इक्वल टू 18, तो क्या मैसेज दिखाएगा ये, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैसेज दिखाएगा गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग। ओके, और एल्स, और यहाँ पे मैसेज क्या दिखाएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैसेज दिखा देगा गुड इवनिंग। ठीक है, अब मैं इसको सिंपली रन कराता हूँ। सेव कर दिया, सेव करके मैंने इसको राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर कर दिया। जब मैं इसको रन करा रहा हूँ तो इट्स आस्किंग अ नंबर, मैंने यहाँ पे दे दिया 20। क्या दिया मैंने, 20। मैसेज देखो क्या आ रहा है, गुड इवनिंग। क्या आ गया, गुड इवनिंग आ गया। अब इसी जगह पे मैं दोबारा इसको रन कराऊंगा, ऑल्ट के साथ रिफ्रेश करता हूँ, रन कराता हूँ। नंबर दिया, इस बार मैंने दे दिया 15 और ये मैसेज क्या आ रहा है हमारे पास, गुड मॉर्निंग। तो समझ में आ गया। तो इस तरह से आप इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट। हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है एल्स इफ ऑल्सो। एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होता है, यहाँ पे एल्स के साथ जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आपको कोई कंडीशन नहीं चेक कर पा रहे हो, लेकिन एल्स के आगे आप इफ स्टेटमेंट लगा के यू कैन स्पेसिफाई अनदर कंडीशन। समटाइम यू हैव टू check the value on the basis of two condition only, but sometimes you have to check the more than two conditions. So if the first condition is false, इस केस में क्या होगा कि अगर पहला कंडीशन फॉल्स हो गया then it is going to execute and check the another condition। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि if the time is less than 10 then create a good morning, if the time is less than 20 then create a good day, if the time otherwise create a good evening। मतलब कि जो आवर है अगर वो लेस देन 10 है, मान लेते हैं इसी जगह पे हम टाइम की जगह पे इसको आवर मान लेते हैं कि अगर वो लेस देन 10 है तो गुड मॉर्निंग का ग्रीटिंग मैसेज दिखाओ, अदरवाइज गुड डे का ग्रीटिंग मैसेज दिखाओ, अदरवाइज गुड इवनिंग का मैसेज दिखाओ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वी आर असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। एक ग्रीटिंग नाम का वेरिएबल है, उसको हम एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो आइए इसी चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखा दूँ पहले फटाफट। तो यहाँ पे मान लो एक वेरिएबल मैं क्रिएट कर देता हूँ, वेर वेर, और यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रीटिंग। क्या लिख देता हूँ, ग्रीटिंग। ठीक है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं इसको उठा लेता हूँ, यहाँ से डॉक्यूमेंट डॉट राइट को उठा लेता हूँ पूरा, इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ और डॉक्यूमेंट डॉट राइट को मैं यहाँ डाल देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रीटिंग। क्या लिख देता हूँ, ग्रीटिंग। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं क्या लिखूँगा कि ग्रीटिंग, GRTTING, ग्रीटिंग इक्वल टू गुड मॉर्निंग। और ये कब, जब टाइम लेस देन 10 होगा, जब टाइम लेस देन 10 होगा। और इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक एल्स और लगा दिया, लेकिन एल्स के आगे मैंने इफ़ लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया इफ़ आवर लेस देन 20, लेस देन 20। तो क्या करो, यहाँ पे लिखो ग्रीटिंग इक्वल टू गुड डे। क्या लिखो, गुड डे, गुड डे। ओके, और यहाँ पे क्या लिखना है, ग्रीटिंग इक्वल टू यहाँ पे ग्रीटिंग इक्वल टू, ठीक है, गुड इवनिंग। हो गया। तो हमने क्या किया, वेरिएबल असाइन कर दिया और जो वैल्यू होगा उस वही वैल्यू हमारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद मैं इसको ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अच्छा देयर इज़ सम मिस्टेक, कुछ मिस्टेक कर दिया मैंने कोड में, इसलिए वो कोड रन नहीं कर रहा था। स्क्रिप्ट क्या है, वेर आवर ग्रीटिंग आवर लेस देन दिस, एल्स इफ आवर लेस देन 20, ग्रीटिंग इक्वल टू गुड डे। अच्छा ये देखो, ये सिली मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, बाकी तो सही है हमारा। तो कंट्रोल एस कर लेते हैं और सीधा ब्राउज़र में आके इसको रिफ्रेश कर देते हैं। क्या करते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। इस बार वैल्यू मैंने डाला 10, तो लेस देन इक्वल टू 10 कहा था, तो क्या दिया इसने, गुड मॉर्निंग दिया। दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ इसी को, इस बार डाल देता हूँ 15, तो अब ये देखो क्या दे रहा है, गुड डे। दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ और इस बार डाल देता हूँ 21, तो क्या देगा ये हमें, गुड डे। ठीक है, क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। चलो, ओके, नाउ देयर इज अनदर प्रोग्राम।
अच्छा, ये प्रोग्राम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपके बुक में दिया हुआ है। तो ऐसे एग्जांपल्स को जो देखिएगा, कैलकुलेट द डिस्काउंट प्राइस बेस्ड ऑन द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट के बेस पे आपको डिस्काउंट प्राइस कैलकुलेट करना है। इफ अमाउंट इज लेस देन 10,000 देन नो डिस्काउंट। इफ अमाउंट इज लेस देन 20,000 देन 5% डिस्काउंट। इफ अमाउंट इज लेस देन 30,000 देन 10% डिस्काउंट। अमाउंट इज मोर देन 50,000 देन डिस्काउंट इज 15%। मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा लग रहा है, इसको बोलना ऐसे नहीं चाहिए था। इसको बोलना चाहिए था कि अगर 30,000 से, चलो कोई बात नहीं। तो टोटल अमाउंट हमने यहाँ पे इनपुट करवाया। अब जरा सा देखो ये डिस्काउंट वाला प्रोग्राम कैसे बनाया गया है। मैं यहीं पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या है, कैलकुलेट डिस्काउंट का एक पैराग्राफ दिखाया गया। एक स्क्रिप्ट के अंदर में इसने टोटल अमाउंट आपका वैल्यू लिया, प्रॉम्प्ट करवाया, टोटल अमाउंट आपने यहाँ पे इनपुट करवाया। ठीक है। उसके बाद आपका टोटल अमाउंट अगर यहाँ पे जीरो है, मान लो आपने कुछ नहीं डाला तो डिफॉल्ट वैल्यू जीरो आ जाएगा। टोटल अमाउंट अगर जीरो है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या आ गया, इनवैलिड अमाउंट आ गया। एल्स इफ टोटल अमाउंट इज लेस देन 10,000 है तो मैसेज क्या आ गया, नो डिस्काउंट। एल्स इफ टोटल अमाउंट लेस देन 20,000 है तो टोटल अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट माइनस टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई 0.05। ठीक है। तो 5% कैलकुलेट एंड देन टोटल अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट अमाउंट दिखा दिया। एल्स इफ टोटल अमाउंट अगर लेस देन 30,000 है तो डिस्काउंट अमाउंट क्या करेगा, ये डिस्काउंट अमाउंट को इसने क्या किया, टोटल अमाउंट माइनस 10%। ये यहाँ पे ध्यान से देखना, ये इस जगह पे इस जगह पे जैसे आप देख सकते हो कि इसने मल्टीप्लाई 0.1 लिखा है, तो ये 0.1.0 भी आप इसको मान सकते हो, क्योंकि 10% का मतलब 10/100 होता है, और इसको हम 0.10 लिख सकते हैं, या 0.1 लिख सकते हैं, या 0.1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसे लिखा हुआ है। तो टोटल अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट निकल गया। एलसीफ डिस्काउंट कितना दे दिया, 15% का इसने यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया। ठीक है। तो दिस वे इट इज कैलकुलेटिंग द टोटल डिस्काउंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या कुछ याद रखिएगा, इन द if else controls construct there can be only one if statement and one else statement। मतलब if else में क्या हो जा रहा है हमारे पास कि एक if स्टेटमेंट होगा और एक else स्टेटमेंट होगा, लेकिन बट देयर कैन बी मल्टीपल if else स्टेटमेंट। मतलब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो if और else तो एक ही होता है, if और else तो एक ही होता है, लेकिन एलिफ हम जितना चाहें उतना इसके अंदर में लगा सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मल्टीपल कंडीशंस हैं तो मल्टीपल एलिफ लगाते जाइए। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, दिस इज द सेकंड कंडीशन, दिस इज द थर्ड कंडीशन, दिस इज द फोर्थ कंडीशन, और इन सब के अलावा एक अदरवाइज सिचुएशन है, दैट इज द एल्स स्टेटमेंट। उसी को हम एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। नाउ द अनदर कंडीशन स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड स्विच केस, दैट इज द स्विच केस। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, मैंने कंडीशनल ऑपरेटर बताया था कल आपको, तो आपको ये जानना चाहिए कि कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो इफ एल्स का एक ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट, क्या है वो, इफेल्स का एक ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट है। जैसे इसी प्रोग्राम को अगर मैं कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू बनाना चाहूँ तो आई कैन डू दैट वन ऑल्सो। जैसे मैंने इसको यहाँ पे कमेंट कर दिया, पहले लाइन से लेके मैं इसको सीधा आखिरी लाइन तक, इस लाइन तक कमेंट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। एंड नाउ नाउ आई एम राइटिंग द कोड हेयर। अब देखो देखो इसके ऊपर मैंने कोड लिखा, यहाँ पे लिख दिया ग्रीटिंग इक्वल टू आवर लेस देन इक्वल टू 10। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में लिख दिया गुड मॉर्निंग। क्या लिख दिया, गुड मॉर्निंग। अदरवाइज मैंने यहाँ पे लिख दिया गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब मैं इस कोड को अगर रन कराऊंगा, ठीक है, तो देखो ये क्या करेगा हमारा। जब मैं इस कोड को रन करा रहा हूँ और यहाँ पे मैं आवर डाल रहा हूँ, मान लो यहाँ पे मैंने 15 डाला, तो देखो ये मुझे मैसेज क्या दे रहा है, क्या दिया, गुड इवनिंग दे दिया ना, काम हो गया। और अगर मैं इसको दोबारा रन कराऊंगा और यहाँ पे मैं 5 डालूंगा तो ये मुझे अब क्या देगा, गुड मॉर्निंग दे देगा। तो इस तरह से आप कंडीशनल ऑपरेटर का भी इस्तेमाल करके इस कंडीशनल ऑपरेटर का, जिसमें पहला पार्ट कंडीशंस है, दूसरा पार्ट इसका ट्रू पार्ट होता है, और तीसरा पार्ट जो कॉलन के बाद लिखा गया वो इसका फॉल्स स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं इफ एल्स के जगह पे। एक नया आपके पास ऑप्शन आता है स्विच केस। स्विच स्टेटमेंट इज यूज टू सेलेक्ट वन ऑफ द मेनी ब्लॉक्स ऑफ द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इन अ प्रोग्राम। तो ये सिलेक्शन की फैसिलिटी देता है कई सारे ब्लॉक में से एक ब्लॉक को। द स्विच एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड वंस एंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यूज ऑफ ईच केस। जब स्विच एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा तो जो एक्सप्रेशंस की वैल्यू होती है वो उसके हर एक केस के साथ कंपेयर किया जाता है। और इफ ए मैच इज फाउंड देन द एसोसिएटेड ब्लॉक ऑफ कोड इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट, अदरवाइज डिफॉल्ट कोड ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड।
मतलब यहाँ पे क्या होते हैं कि मल्टीपल केस ब्लॉक होते हैं और एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है एल्स की तरह। जब स्विच का एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन इस वैल्यू के साथ मैच होगा और ये केस वैल्यू 1 है और ये क्या करेगा, अगर ये मैच हो गया तो ये वाला स्टेटमेंट रन करा के स्विच से बाहर निकाल देगा। अगर इससे मैच नहीं होगा, इससे मैच हो गया तो ये स्टेटमेंट रन करा के ये स्विच से बाहर निकाल देगा। मान लो ये भी मैच नहीं करेगा तो सीधा डिफ़ॉल्ट पे आएगा, डिफ़ॉल्ट कोड ब्लॉक को क्या करेगा, ये रन करा देगा। So that is the use of the switch statements. Expression is the value that you want to compare. Case value to represent the possible values. Break a statement. क्या काम है break का? It is used to terminate the switch statement. Without it, execution will continue to the next case. मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगा हुआ और ये वाला स्विच केस ट्रू हो गया तो ये स्टेटमेंट रन करेगा, साथ ही साथ ये वाला भी ब्लॉक रन कर जाएगा। इसको दूसरे तरीके से समझिए कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रेक नहीं है, यहाँ भी ब्रेक नहीं है, तो जब ये वाला केस मैच करेगा, ट्रू हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट सारे ही रन कर जाते हैं, ठीक है? और इसको फॉल थ्रू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फॉल थ्रू कहते हैं। डिफ़ॉल्ट यूज्ड टू स्पेसिफाई द कोड टू रन इफ नन ऑफ द केसेस मैच। अगर कोई भी केस मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस के लिए हम डिफ़ॉल्ट केस बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, केस 1 अगर है तो स्टेटमेंट ब्लॉक, ब्लॉक से बाहर निकल गए, केस 2 स्टेटमेंट ब्लॉक, ब्लॉक से बाहर निकल, केस 3 स्टेटमेंट ब्लॉक और ऐसे आके ऐसे हम बाहर निकल जाते हैं, ठीक है? अदरवाइज डिफ़ॉल्ट ब्लॉक, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट ब्लॉक। Now there is a one example that is based on the switch case statement. Input a day of the week starting with the Sunday is 1 and display the day as a string display message. मतलब क्या है कि आपको डे ऑफ द वीक डालना है। 1 का मतलब संडे हो गया, 2 का मतलब मंडे, 3 का मतलब ट्यूसडे। तो यहाँ पे डिस्प्लेइंग द डे ऑफ द वीक, यहाँ पे पीआईडी डेमो और ये खाली होगा, यहीं पे हमारा डिस्प्ले ऑफ द वीक होगा। स्क्रिप्ट के अंदर में आपने डे नंबर डाला, प्रॉम्प्ट करवाया, डे नंबर डलवा दिया। अब स्विच केस में क्या होगा, यहाँ पे आपने डे नम को कंपेयर किया, इस वाले वैल्यू को कंपेयर किया। केस 1 अगर 1 है तो डे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो अभी अनडिफाइंड था उसकी वैल्यू क्या हो गई, संडे। ब्रेक, ब्रेक क्या करेगा, स्विच से बाहर निकलेगा। केस 2 मंडे, यानी कि डे नम की वैल्यू 2 है तो उसको क्या सेट करो, उसको मंडे दे दो। इस तरह से केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7 एंड केस 8, ठीक है? लास्ट में, सबसे लास्ट में इसने एक डिफ़ॉल्ट दे दिया, केस 8 नहीं है, डिफ़ॉल्ट है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इनवैलिड नंबर है। अब यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एस्टिमेट टुडे इज डे, और ये वाला मैसेज कहाँ चला जाएगा, ये वाला मैसेज, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट डॉट इनर एस्टिमेल यूज किया था और मैंने आपको पहले ही बताया हुआ कि इनर एस्टिमेल का क्या होता है ना? डॉक्यूमेंट इंटरनल इनर इनपुट्स का एक कंसेप्ट है ये। तो यहाँ पे जाके वो मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा कि टुडे डे इज दिस, मतलब आपने जो नंबर डाला अकॉर्डिंगली यहाँ पे अप्रोप्रिएट मैसेज आ जाएगा। और अगर आपने 1 2 3 4 5 6 7 के अलावा कोई और नंबर डाल दिया तो अनडिफाइंड, टुडे डे इज अनडिफाइंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि डे की कोई डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं दी हुई है, एनालाइज नहीं किया गया है, ठीक है? और मैसेज आ जाएगा इनवैलिड नंबर का, क्योंकि डिफॉल्ट केस के अंदर में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट इनवैलिड नंबर। ओके, now there is another questions, that is these questions are important for you, please don't forget to learn it. Based on the grade entered show the remarks as per the student grade. स्टूडेंट के ग्रेड के हिसाब से उसे हमें एक रिमार्क्स दिखाना है। तो आपने ग्रेड इनपुट करवाया ABC, चेक किया स्विच ग्रेड। अगर केस 1 है तो रिजल्ट क्या है, एक्सेलेंट। केस B है तो रिजल्ट क्या है, वेरी गुड। C ग्रेड है तो गुड, ब्रेक। और डिफॉल्ट में क्या लिखा हुआ है, यहीं पे आप चेक कीजिएगा, डिफॉल्ट में लिखा हुआ है नो ग्रेड। एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आपने क्या किया, सिंपली रिजल्ट को दिखा दिया। तो अगर आपने इनपुट में ए बी या सी में से कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू डाला होगा तो मैसेज एक्सेलेंट, वेरी गुड और गुड आएगा। अदरवाइज क्या मैसेज आया हुआ होगा, नो ग्रेड मैसेज ये डिस्प्ले करेगा। क्लियर है? तो 2 प्रोग्राम काफ़ी है समझने के लिए। नेक्स्ट मूविंग ऑन द लूप, कंट्रोल ऑफ फ्लो यूजिंग लूप। लूप्स का मतलब क्या होता है, लूप का मतलब होता है रिपीटेशन, और इसे हम कहते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट्स। These statements repeats a set of instructions a certain number of times। मतलब किसी भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक टाइम से अधिक बार अगर रन एग्जीक्यूट कराना होता है तो हम इटरेटिव स्टेटमेंट यूज करते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द लूपिंग स्टेटमेंट। इसे हम लूपिंग स्टेटमेंट या लूप भी कहते हैं। अ लूप हैज 3 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स। एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मीन्स इट्स गोइंग टू द इनिशियलाइज ऑफ वेरिएबल, जनरली दैट इज द काउंटर वेरिएबल, एंड दैट
indicate the start of the loop. This is done only once in a loop. Then condition which is going to determine the loop will be execute or not. अगर execute होना है कि नहीं होना है, ये condition ही decide करता है. That must evaluate to true. That must evaluate to true. क्योंकि अगर ये false हो जाएगा तो आप loop से बाहर आ जाएंगे. अगर true होगा then it will going to execute the next cycle, next iteration. If the condition evaluates true, the statement inside the loop body will execute. If the condition evaluates false, the loop will terminate. ठीक है. Iteration means इसको initialization भी कहते हैं. Increase or decrease the counter variable after every pass of the loop. Iteration में क्या हो गया? Increase or decrease the counter variable after every pass. इसे initialization भी कहा जाता है. This is also called reinitialization. This is also called reinitialization. Initialization तो ऊपर हो गया. Initialization, condition and iteration. That going to the increase and decrease. अब हम आते हैं for loop को देखते हैं. In a for loop, if we are using the for loop, so the for loop is used to repeat the set of instruction for a fixed number of times. इसलिए इसको finite loop कहा जाता है. Means here we are initially we know कि how many times we want to execute the loop. तो initialization, then condition. अच्छा, initialization और condition के बीच में semicolon is work as a separator. And then semicolon, and then iteration, then open curly braces, then set of the JavaScript statement, then close curly braces. Look at the flow diagram. What is the flow chart is showing here? जैसा कि आप देख सकते हो, ये आपका लूप का ही फ्लो डायग्राम है. क्या दिखा रहा है? इनिशियलाइजेशन हो गया, फिर कंडीशन हो गया, फिर बॉडी ऑफ लूप हो गया, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया, फिर आके इसने कंडीशन को चेक किया. इनिशियलाइजेशन एक ही बार हो गया, कंडीशन बार बार रिपीट होगा, बॉडी ऑफ लूप बार बार रिपीट होगा जब तक कंडीशन ट्रू मिल रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बार बार होगा, फिर कंडीशन चेक होगा. एक समय ऐसा आएगा जब कंडीशन हो जाएगा फॉल्स. फॉल्स होते ही आप कहाँ आ गए? लूप से बाहर, यानी कि लूप के नीचे आ जाएंगे. तो द नेक्स्ट स्टेटमेंट रिटन आफ्टर द लूप विल एक्सिक्यूट. टू डिस्प्ले द हेलो लाइफ यू आर सो गुड फॉर द 5 टाइम्स. तो क्या किया गया यहाँ पे? फॉर लूप स्क्रिप्ट फॉर i इक्वल टू 0, दिस इज इनिशियलाइजेशन, देन i लेस देन 5, देन i प्लस प्लस, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो लाइफ यू आर सो गुड एंड br. तो क्या होगा? नाउ इट इज गोइंग टू डिस्प्ले द हेलो लाइफ यू आर सो गुड 5 टाइम्स एज अ आउटपुट. चलो मैं आपको ये रन करा के दिखा देता हूँ. एक बार एक प्रोग्राम रन करा देता हूँ. स्विच केस का प्रोग्राम मैंने इसलिए लिखा कि वो कोई प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो जाता. दैट्स वाई जस्ट अवॉइड दैट. ठीक है. तो मैं इसको रन का कमेंट बना देता हूँ. ठीक है. और मैं ऊपर वाले को भी कमेंट बना देता हूँ. कहाँ पे गया? ये इसको भी कमेंट बना देता हूँ. ठीक. ओके. और यहीं पे चलो कोड लिख देता हूँ. पैराग्राफ पी फॉर लूप नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ पैराग्राफ पी फॉर लूप. ठीक है. डेमो फॉर लूप डेमो. ओके. और अब इसको मैं क्लोज करता हूँ. नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने एक लूप चलाया फॉर, और सबसे पहले मैंने लिखा इंस्टॉलेशन i इक्वल टू 0 सेमीकोलन, i लेस देन 5 एंड i प्लस प्लस. ठीक है. और यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिखा हेलो. क्या लिखा? हेलो. और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे लिख दिया डबल कोट्स के अंदर में br. ठीक है. इसको बंद कर दिया, कंट्रोल एस, लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया. अब मैं इसको रन करा देता हूँ. ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर. तो नाउ यू कैन सी हेलो 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 5 टाइम्स हेलो आ गया. तो इस तरह से आप लूप का प्रोग्राम कर सकते हैं. और भी कई तरह के काम होंगे, आइए देखते हैं अभी आगे. नाउ डिस्प्ले द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. मान लो 1 से 10 तक का आपको नंबर दिखाना है, तो लूप के थ्रू आप कैसे दिखाओगे? तो वेरी इजी. यहाँ पे 0 से दिखा रहा है, मुझे 1 से 10 तक दिखाना था, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? यहाँ पे लिख दूँगा 1. ठीक है. यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 10 कर दूँगा, यहाँ पे 11 कर दूँगा, और यहाँ पे मैं दिखा दूँगा डबल कोट्स के अंदर में नंबर. ठीक है ना. और यहाँ पे प्लस i प्लस. हो गया. कंट्रोल एस एंड रन करा दो इसे. नाउ चेक. देखो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. तो आप इस तरह से लूप लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें. अब फॉर लूप के बाद आइए कुछ और देखते हैं इसके नीचे. वाइल लूप. देयर इज अनदर लूप दैट इज कॉल्ड वाइल लूप. यहाँ पे क्या होता है? वाइल लूप इज ऑल्सो यूज टू रिपीट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अंटिल अ कंडीशनल स्टेटमेंट रिटर्न्स ट्रू. तब तक रन करो जब तक कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू रिटर्न करता है. वंस द कंडीशन इज फॉल्स द लूप इज टर्मिनेटेड. वाइल लूप में क्या होता है? पहले इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशंस आता है,
फिर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आता है और फिर इटरेशंस आता है। अब ये जानना है कि हमें व्हाइल लूप की क्यों आवश्यकता है, ठीक है? फ्लो डायग्राम इसका भी वही होगा, यहाँ पे आएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो कोड ब्लॉक रन करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा और ये अगर फॉल्स है तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है? एडवांस प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जनरली हम कई बार हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमारा लूप कितनी बार चलेगा। फिक्स नंबर के लिए तो ठीक है, लेकिन कई बार हमें फिक्स नंबर नहीं पता होता। जैसे वीडियो गेम आप कब तक खेलते रहोगे, है ना? तो ऐसे कंडीशंस के लिए हमें हमेशा व्हाइल लूप का इस्तेमाल करना होता है। तो जब आप ब्रेक की दबाते हो, एस्केप की दबाते हो, एग्जिट कमांड देते हो, तो ऐसे तौर पे आपको व्हाइल लूप की ज़रूरत होती है। तो मतलब जब आपको पता ही नहीं है कि कितने टाइम्स तक आप लूप चलाएँगे, अनफिक्स्ड है या अनडिफाइंड है या इनफाइनाइट है, आपको नहीं पता है, अननोन है कि हाउ मेनी टाइम्स यू आर गोइंग टू एक्जीक्यूट द लूप। So for that purpose, we are using the while loop. But if it is fixed number of times, then we are using the for loop. तो ये ध्यान में रखना है कि what is the difference between while and for? Both are the same loop. Both are allowed to iterate the statement multiple times till the conditional statement is true. But there is a one difference. The for loop is the fixed number of times and while is the undefined number of times. ठीक है? A program to display the square of numbers from 1 to 5, 1 to 5 का स्क्वायर ऑफ नंबर दिखाना है, while लूप की मदद से बनाना है। तो इसी प्रोग्राम को while लूप से बनाना है, तो देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ इस जगह पे, दिस एंड दिस, ठीक है? और हमें स्क्वायर ऑफ नंबर दिखाना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ while लूप डेमो, while लूप, ठीक है? और यहाँ पे लिख दिया मैंने इसके अंदर में डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्क्वायर ऑफ नंबर, ठीक है? और यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया वेर आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5। जहाँ तक आपको चलाना है वहाँ तक का कंडीशन बनाइए, ठीक है? ओपन कर ली ब्रैसेस, डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्क्वायर ऑफ प्लस आई प्लस इज प्लस, है ना, आई एक्सपोनेंशिएशन 2 एंड प्लस बी आर, ठीक है? और यहाँ पे इटरेशन स्टेटमेंट भी डालना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा आई प्लस प्लस सेमी कॉलन कंट्रोल एस एंड रन दिस कोड एंड चेक इट। आ गया ना? स्क्वायर नंबर, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 4 ऑफ 16। अब ये क्या था कि ये यहाँ पे हमने बी आर नहीं लगाया था, तो मैं यहाँ पे एक प्लस बी आर लगा देता हूँ डबल कोट्स में, ठीक है? या मैं यहीं पे बी आर लिख दूँ तो क्या होगा, देखो, देखते हैं काम करता है या नहीं। लेट्स सी, रिफ्रेश, ओपन इन ब्राउजर, यस, ठीक है? तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट देख लें अब क्या बच रहा है हमारा इसमें। द सेम एग्जाम्पल, फॉर लूप कैन बी एक्सिक्यूटेड विद द यू वाइल लूप। वाइल लूप से हम जैसे यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स हेलो लाइफ यू आर सो गुड, यहाँ पे क्या किया इसने, वही प्रोग्राम वाइल लूप से बना दिया, आई को 1 कर दिया, आई लेस देन 5 हो गया, डॉक्यूमेंट राइट हेलो लाइफ और यहाँ पे आई प्लस प्लस यानी कि इटरेशन स्टेटमेंट डाल दिया। तो कोई भी प्रोग्राम जो वाइल से बनता है वो फॉर से भी बन सकता है, फॉर से जो बनता है वो वाइल से भी बन सकता है, लेकिन सारे प्रोग्राम जो वाइल से बनते हैं वो फॉर से बनेगा इसकी गारंटी नहीं होती है। नेक्स्ट इज द जंप स्टेटमेंट, ब्रेक एंड कंटिन्यू। व्हाट इज द यूज ऑफ द ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इन लूप्स? क्या यूज होता है? तो ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज विद इन द लूप टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन अ कंडीशन being true or not, okay? Since the loop is stopped, the statements after the loop will be follow। तो ब्रेक का काम होता है लूप को फोर्सली टर्मिनेट करना, इससे हम लूप को टर्मिनेट कर सकते हैं। और कंटिन्यू से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इटरेशन पे उसको जंप करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट इक्वल टू एम्पटी फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। इफ आई इक्वल टू 3, ब्रेक, मतलब आई की वैल्यू अगर 3 के बराबर है तो आप क्या करो, इसको ब्रेक कर दो। अदरवाइज क्या करो, टेक्स्ट प्लस द नंबर इज आई बी आर एंड डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट डेमो इन आई। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे नंबर ले रहा है और इसको यहाँ पे ये बार बार प्रिंट कर रहा है ब्रेक स्टेटमेंट्स की तरह, ठीक है? तो जैसे कि मान लो इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इफ़, यही दिखा देता हूँ, आई इक्वल टू 3, तो क्या करना है भाई, तो ब्रेक करना है। क्या करना है, ब्रेक करना है। एंड नाउ यू चेक द प्रोग्राम, नाउ यू रन द प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को अगर हम रन कराएंगे तो ये हमारा ब्रेक नहीं हुआ। क्या हुआ, ब्रेक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पे डबल इक्वल टू की जगह पे हमें ट्रिपल इक्वल टू लगाना पड़ेगा। एक
देखते हैं ऐसा क्यों करना होता है। तो आइए यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ और अब देखो, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इक्वल टू इफ के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ये ट्रिपल इक्वल टू क्यों, अभी तक तो ये ठीक काम कर रहा था। ओके, लेट आई कंपेयर, लेट आई चेक ये ऐसा क्यों है। इफ आई इक्वल इक्वल टू हमने लिखा है तो ये डबल इक्वल टू से कंपेयर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने देखा था जो ऑपरेटर होता है वो हमारा इक्वलिटी कंपेयर के लिए हमेशा हम डबल इक्वल टू ही यूज़ करते हैं। लेट्स चेक, ठीक है। चलो, तो मतलब आपको यहाँ पे आपने देख लिया ब्रेक के लिए आपको यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करता। The continuous statement is used inside the loop to ignore the executions. Continuous statement is used inside the loop to ignore the executions when condition is true. मतलब लूप को इग्नोर करना है, यानी कि जो साइकिल चल रहा है उस साइकिल को इग्नोर करो और नेक्स्ट साइकिल पे जंप कर जाओ। द स्टेटमेंट विल नॉट स्टॉप द एक्सक्यूशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द लूप। मतलब आपका सिर्फ वहाँ का प्रोसेस इग्नोर हो जाएगा, स्किप हो जाएगा एक प्रोसेस, बट लूप चलता रहेगा, लूप चलता रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे आइए, इस जगह पे अगर मैं यहाँ पे आई इक्वल इक्वल टू 3, तो मान लो मैंने ये प्रिंटिंग का लाइन जो है इसको मैं उठा लेता हूँ, यहाँ से कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ, कहाँ डाल देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ। और इस स्टेटमेंट को मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। और इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। अब ध्यान से देखना, और आई की वैल्यू कर देता हूँ 0, क्या कर देता हूँ 0, ठीक है। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो अभी क्या होगा, प्रोग्राम को देखते हैं, एक बार रन कराते हैं पहले। अभी मैंने ब्रेक यूज़ किया है तो क्या हो गया, 1 और 2 का आया, 3 का नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि पहले इसने कंडीशन चेक किया फिर ये प्रिंट कर रहा था, तो कंडीशन पे इसने ब्रेक कर दिया। लेकिन अब ब्रेक की जगह पे मैं क्या लगा देता हूँ, कॉन्टिन्यू लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, कॉन्टिन्यू लगा देता हूँ। तब आप क्या देखोगे कि अब इस प्रोग्राम के अंदर में 1 2 4 5 का तो स्क्वायर रूट आएगा, बट 3 का नहीं आएगा। 6 का क्यों आया, क्योंकि आप पहले प्लस प्लस कर रहे हो फिर प्रिंट कर रहे हो, पहले एक से इंक्रीज कर रहे हो और फिर जाके आप उसका स्क्वायर कैलकुलेट करके प्रिंट कर रहे हो, तो इसलिए ऐसा हो रहा है कि एक ज़्यादा हो जा रहा है यहाँ पे, बट स्टिल इट इज़ वर्किंग। तो दैट इज़ द यूज ऑफ द कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ द लूप यू अंडरस्टैंड्स के जंप स्टेटमेंट समझ में आ गया, लूप समझ में आ गया। नाउ द एक्सरसाइज पार्ट, तो अगली वीडियो में आपसे हम एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे और फिर हम पहुंचेंगे जावा स्क्रिप्ट के क्लास 12th वाले सिलेबस। क्लास 12th के अंदर जो टॉपिक आपको डिस्कस करने हैं उसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।